हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी आज हम वाच्य पे बात करने वाले हैं, जिसे अंग्रेजी व्याकरण में वॉइस के नाम से जानते हैं। उसी का हिंदी में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप वाच्य में इतनी बात ध्यान रखिए कि इसमें जो है वाक्य में जो तीन अंग है, कर्ता, कर्म और क्रिया, इनमें से किसकी प्रधानता है उसी का अध्ययन वाच्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये बातें ध्यान में रखनी है। वाच्य में क्या है, कर्ता के जो तीन अंग है, वाक्य के जो तीन अंग है, कर्ता, कर्म और क्रिया, उनमें से किसकी प्रधानता है उसका अध्ययन वाच्य में किया जाता है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद और उनकी परिभाषा और व्याख्या को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, वाच्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हम एक आसान सी परिभाषा बना लें। वाच्य क्या है, क्रिया के उस रूप को वाच्य कहा जाता है जिससे वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रिया की प्रधानता का बोध हो। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें ही जानना है वाच्य में, और ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से एक बार, वाच्य क्या है, तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है कि इसके द्वारा हम वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया की प्रधानता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इनकी परिभाषा बनाना है। क्रिया के उस रूप को वाच्य कहा जाता है जिसके द्वारा वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रिया की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, तो इसमें हमने तीन बातें देखी। क्या, कर्ता, कर्म और क्रिया की प्रधानता होगी। इसी तीनों को ध्यान में रखते हुए वाच्य के तीन भेद किए गए हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको वाच्य समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। तीन बातें इसमें हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं दोस्तों, कर्ता देख रहे हैं, कर्म देख रहे हैं और क्रिया देख रहे हैं। इसी तीनों को ध्यान में रखते हुए वाच्य के तीन भेद किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनका हम भेद करते हैं। आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्रयोग के आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कौन कौन से होते हैं। कर्ता के आधार पे है तो आप उनको कह दीजिए कर्तृ वाच्य, दूसरा कर्म वाच्य और तीसरा है भाव
वॉच। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक बार, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों को याद रखना मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम आप जानते हैं कि वाक्य के 3 अंग होते हैं मुख्य रूप से, कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वाच्य के 3 भेद किए गए हैं। कर्ता के आधार पे है तो कर्तृवाच्य, कर्म के आधार पे है तो कर्मवाच्य और क्रिया के आधार पे है तो उसे भाववाच्य कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए, इंग्लिश में चूंकि वाच्य को वॉइस कहा जाता है और वॉइस के उसमें भेद पड़ते हैं, तो यहां भी उसका है, कर्तृवाच्य को जो है कि एक्टिव वॉइस कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस आप कहेंगे और भाववाच्य को इम्पर्सनल वॉइस कहेंगे। तो इस तरह हमें वाच्य क्या है और वाच्य के भेद को याद रखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम इस तीनों वाच्य को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला आइए लेते हैं कर्तृवाच्य। ठीक है दोस्तों, कर्तृवाच्य में कर्ता शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, वाच्य क्या कहता है कि इसमें वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रिया में से किसी की प्रधानता होगी, इसी का बोध करा रहा है। तो जो कर्ता का बोध कराएगा उसे कर्तृवाच्य कहा जाएगा। ठीक है, इतनी बातें याद रखना है। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए वाच्य की जो परिभाषा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कर्तृवाच्य की परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इनकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। इतनी सी बातें आप कर्तृवाच्य की परिभाषा में लिख देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी परिभाषा को थोड़ा विशेष बनाना है, अन्य की परिभाषा से ज्यादा आकर्षक बनाना है। तो आपको 1-2 वाक्य और जोड़ने हैं, और वो क्या जोड़ने हैं दोस्तों, मैं बताता हूं। ठीक है, आप यहां पे आगे पैराग्राफ चेंज कीजिए या इसी में लिखिए। ठीक है, इसमें कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष होते हैं। इसको समझिए, चूंकि वाक्य में
कर्ता की प्रधानता हो रही है कर्तृवाच्य में। तो कर्ता की प्रधानता होने का मतलब है कि जब कर्ता प्रधान होगा तो उसमें क्रिया का जो रूप है कर्ता के हिसाब से होगा। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगा, कर्ता एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में होगा, और कर्ता जिस पुरुष में है क्रिया भी उसी पुरुष में होगा। तो तीन बातें इसमें पाई गई। क्रिया का जो है लिंग, वचन और पुरुष, तीन बातें क्या है? लिंग, वचन और पुरुष। इसमें कर्ता और क्रिया का सेम होगा। फिर से, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष होते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें जो है कि क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के हिसाब से कैसे होते हैं। आइए एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, राम आम खाता है, मीरा गीत गाती है। दो वाक्य हमने लिखा है दोस्तों। पहली बात, कर्तृवाच्य कह क्या रहा है कि क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, अर्थात कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष हो, उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें इस उदाहरण को समझना है कि चूंकि कर्ता क्या है आप समझ रहे हैं, करने वाले को कर्ता कहा गया। ये कर्ता है राम, क्रिया क्या है? खाना। तो राम पुल्लिंग है, एक वचन है, और प्रथम पुरुष है। इसके हिसाब से खाता चूंकि पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग हुआ, ये स्त्रीलिंग होता तो क्रिया स्त्रीलिंग होता। या एक वचन में है, राम अकेला है, एक वचन में है तो क्रिया यहां एक वचन में हुआ, पुल्लिंग हुआ। ठीक है। तो इसके हिसाब से क्रिया हो रही है, आम के हिसाब से नहीं हो रही है। ठीक है। दूसरे वाक्य में आइए, मीरा स्त्रीलिंग है, एक वचन है। ठीक है। वह क्रिया कर रही है, क्योंकि मेरा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जा रहा है, मेरा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में हो रहा है। ठीक है। तो दोनों चीजें आप देख रहे हैं कि इसमें कर्तृवाच्य में क्या होता है, क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के हिसाब से होते हैं। आप जो है इस उदाहरण को एक जो है कि आप व्याख्या के द्वारा समझा सकते हैं। ठीक है। तो देंगे, इन वाक्यों में क्रिया खाता है तथा गाती है, कर्ता क्रमशः राम तथा मीरा के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार हुआ है, अतः यह कर्तृवाच्य है।
ठीक है दोस्तों, इस तरह हमें उम्मीद है कि वाच्य क्या है, वाच्य के भेद और कर्तृवाच्य को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार फिर से, आप क्रिया के उस रूप को वाच्य कहा जाता है जिससे वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रिया की प्रधानता का बोध हो। कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के आधार पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य को इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्मवाच्य को इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं और भाववाच्य को इंग्लिश में इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। अब आइए कर्तृवाच्य को, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। इतनी बातें आप लिख देंगे, आपकी परिभाषा हो जाएगी, लेकिन आप अपनी परिभाषा को विशेष बनाने के लिए और उसमें बातें ऐड करेंगे। और वो क्या है, इसमें कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष होते हैं। एक बात इसमें गौर कीजिएगा दोस्तों, और वो आप जो है कि पैराग्राफ चेंज करके, चलिए हम बाद में बता देंगे, इतनी सी बातें लिखें। और जैसे बताइए, राम आम खाता है, मीरा गीत गाती है, तो राम के हिसाब से ये करता है, इसके हिसाब से खाना क्रिया हो रही है, और मीरा चूंकि स्त्रीलिंग है उसके हिसाब से गाना क्रिया हो रही है। तो आप उदाहरण समझाएंगे। इन वाक्यों में क्रिया खाता है तथा गाती है, कर्ता क्रमशः राम और मीरा के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुआ है, अतः यह कर्तृवाच्य है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमें उम्मीद है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर परेशानी हो रही है, आप वीडियो के 1 से 2 बार देखें, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और इसमें एक चीज याद रखिए कि इसमें जो है क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं भी करें तो चलेगा। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।